बैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रुपया शदीद दबाव का शिकार है। एक दिन में डॉलर कारोबार के दौरान ₹1.73 महंगा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार ₹191 से भी तजावुज कर गया है। डॉलर ₹191.75 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। रुपया शदीद दबाव का शिकार है। एक दिन में डॉलर कारोबार के दौरान ₹1.73 महंगा हो गया है। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, रुपए पर दबाव कब तक रहेगा? जी देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है और रवा हफ्ते की बात करें तो मुसलसल रुपया सतह दिखा रहे हैं। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर अब तक ₹1.63 महंगा हो गया है और इंटरबैंक में पहली बार जो है ₹191 की तजावत कर गए। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर ₹191.75 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए कि रवा माह मई में अब तक यानी 12 कारोबारी रोज में ₹6.06 महंगा हो चुका है। 30 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर ₹85.70 के करीब था। अब जब उसके बाद से अब तक ₹6 महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। साथ ही बैरूनी कर्ज की मुसलसल जो अदायगी हो रही है, जो स्टेट बैंक के ज़खायर में $10 अरब $50 से नीचे गिर गए हैं, जिससे कंसर्न है। बाकी IMF की बात की जाए तो IMF से जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी उसमें भी ताक़ीद है, जिससे शदीद दबाव देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी है। सरमायाकार मोहताद हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी आ गई। इंडेक्स 42,367 पॉइंट्स पर ट्रेड होते देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज शदीद मंदी देखी गई है। सरमायाकार मोहताद हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। मज़ीद जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा मंदी की वजह क्या है और ये सिलसिला कैसे रुकेगा? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और रवा हफ्ते जो मंदी का सिलसिला पीर से शुरू हुआ था वो आज भी इसी तरह से बरकरार है। और मार्केट की सूरत की अगर बात करें तो 100 इंडेक्स इस वक्त जो है वो तकरीबन 500 से ज़ायद पॉइंट्स कमी का शिकार है। इंडेक्स जो गुज़िश्ता रोज 43,000 पर था वो आज 42,000 और 367 पॉइंट की सतह तक जो है वो गिर चुका है। माहिरीन से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना है कि महंगाई की रफ्तार बढ़ने पर जो है वो सरमायाकार खास से मोहतात दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जानिब मुल्क की मईशत की जिस वक्त सूरत हाल है, वो मुल्क की जो आदारी शुमार है जिसमें बिलखुसूस तिजारती खसारा और जो करंट अकाउंट खसारा है उसके नंबर जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में आज जो ब्रोकर हैं वो मोहतात हैं। और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर मुल्क की मईशत के हालात में बेहतरी आती है तो मार्केट में सरमायाकारी जो है बहाल होने के बाद। बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। रुपए की कदर में मुसलसल कमी और मुआशी हस्बे सूरत हाल पर बिजनेसमैन परेशान हैं। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैर ज़रूरी अशया की दरामद रोके। डॉलर बचाने होंगे। नए माली साल के बजट में टैक्सों का बोझ कम करना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए सनअतकार इस वक्त परेशान है। रुपए की कदर मुसलसल कमी और साथ में जो इकोनॉमिक डाटा आ रहे हैं वो कंसर्न शो कर रहे हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? सर कारोबार कैसा चल रहा है, इसका इम्पैक्ट जो माशी अदद-ओ-शुमार का कैसा देख रहे हैं? देखिए कारोबार में आपको पता है इस वक्त हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं और मेरा ये मानना है कि हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त इमीडिएटली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मेजर स्टेप्स, कि हम अपनी इंपोर्ट को कम करें। हमें अपनी इंपोर्ट को कम करने के लिए जो हमारे पास आप देखते हैं गाड़ियों की बहुत बड़ी इंपोर्ट है, हमारे पास लग्जरी आइटम्स की बहुत बड़ी इंपोर्ट है, इंपोर्टेड पानी आ रहा है, इंपोर्टेड चॉकलेट्स आ रही हैं। हम इस वक्त इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं और हम इन चीज़ों के ऊपर अगर पैसा खर्च करेंगे, पाकिस्तान के डॉलर्स इस पे यूज़ हो रहे होंगे तो वो सही नहीं है। अगर इसी के अगेंस्ट मशीनरी इंपोर्ट हो रही होती या इसी के अगेंस्ट रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अगर हम डायरेक्ट कंज्यूमेबल चीज़ें जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं फिर भी हम उनको इंपोर्ट करें तो वो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बुरी हैं और हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। जवीब साहब, अगर हम देखें बजट अगले माली साल का सर पे है, क्या कंसर्न देखेंगे? कोई हुकूमत की तरफ से आप लोग से कोई रब्ता हुआ है? देखिए हुकूमत की तरफ से तो अभी तक कोई भी रब्ता नहीं हुआ है और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि टैक्स जो बर्डन है वो लोगों पे से कम करना चाहिए। टैक्स ब्रैकेट बढ़ाने चाहिए, टैक्सेबल लोगों की जो है वो बढ़ना चाहिए, ज़्यादातर लोगों से टैक्स लेना चाहिए। लेकिन
آپ جو ابھی کرنٹ ٹیکس پیئرس ہیں انہی کے اوپر اور برڈن ڈالیں گے تو جو اکانومی ابھی چل رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت ہٹ کرے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ فائنینسنگ تھی بینکس پہ, اس پہ 2% انکریز ہوا ہے, اوور آل 250 بیسس پوائنٹس انکریز ہوا ہے. تو یہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ہٹ کر رہا ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہماری پرائسنگ کو بھی ہٹ کرتا ہے, ہماری پروفیٹیبلٹی کو, پاکستان کی گروتھ کو, ان چیزوں کو ہٹ کرتا ہے. تو ہمیں گورنمنٹ سے یہی ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو کوئی اسٹیپس اٹھانے ہوں گے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. جی جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں پہ مطالبہ کیا گیا ہے حکومت سے کہ جو غیر ضروری اشیاء ہے اس کی درآمد پہ روکی جائے. ساتھ ہی اب بجٹ سر پہ ہے اور بجٹ میں ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جو ٹیکس دہندگان ہیں. بہت شکریہ. کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے لیکن آئندہ دنوں میں شہر میں ہیٹ ویو کا کوئی خطرہ نہیں ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کل اور 14 مئی کو شہر میں شدید گرمی ہوگی. کراچی میں سورج آگ برسانے لگا. شہر میں گرمی کی لہر برقرار. آئندہ چند روز بھی گرمی کرے گی کڑے وار. محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار. 13 اور 14 مئی کو کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوگا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ کراچی کو سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ہیٹ ویو کا خطرہ تو نہیں, مگر 13 اور 14 مئی کو گرمی شہریوں کا خوب امتحان لے گی. اس دوران شہر میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے. سمندری ہوائیں بھی بند رہیں گی. یہاں البتہ جا سکتے ہیں 2 دن, جو 13 اور 14 مئی ہے اس میں ٹیمپریچر 40 تک جا سکتا ہے, لیکن 40 بھی خاصا ہوگا اس لیے کہ یہاں پر نمی کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. 40-50% یعنی نمی تھوڑی سی کم ہوگی ان 2 دنوں میں, لیکن پھر بھی 40% کے آس پاس رہے گی, تو ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ہی رہے گا. چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کراچی کے موسم میں سمندری ہواؤں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. سمندری ہوائیں ہیں وہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا نعمت ہے کراچی کے لیے کہ اس کے ٹیمپریچر کو وہ مائلڈ یا ماڈریٹ رکھتی ہے. ادروائز آپ دیکھیں کہ ان لینڈ آپ جیسے جیسے جاتے ہیں تو ٹیمپریچر بہت آپ کو 40s میں اور ہائی 40s میں بھی ملتے ہیں. وسطی سندھ اور ملک کے دیگر حصے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں, جس کے اثرات کراچی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہر میں سورج دن میں تارے دکھا رہا ہے. کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ عادیہ ناز, سٹی 21. شہر قائد میں گرمی اور دھوپ کے باوجود ٹریفک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی نبھانے میں مصروف عمل ہیں. سڑکوں پر تعینات اہلکاروں کے پاس نہ پانی کی بوتل ہے اور نہ ہی چھتری. کھلے آسمان تلے ڈیوٹی کرنے والے جوان شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے پیش ہیں. ٹریفک پولیس کے افسران کہتے ہیں کہ چاہے جیسا بھی موسم ہو, ڈیوٹی دینا اولین فرض ہے. آگ اگلتا سورج اور تپتی دھوپ بھی جوانوں کے حوصلے پست نہ کر سکی. شدید گرمی کے تھپیڑوں نے شہریوں کو تو دن میں تارے دکھا دیے, لیکن ٹریفک پولیس کو اپنے فرائض انجام دینے سے نہ روک. لاوا چورنگی پر موجود ٹریفک پولیس کے جوان کڑاکے کی گرمی میں بھی ڈیوٹی سر انجام دینے میں مصروف ہیں, تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سمیت شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹریفک پولیس افسران کہتے ہیں کہ چاہے جیسا بھی موسم ہو, ڈیوٹی دینا اولین ترجیح ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو گرمی ہے اور جو حالات چل رہے ہیں, بہت مشکل کام ہے, لیکن نوکری ہے, فرائض ہیں, عوام کی خدمت بھی کرنی ہے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے پرابلم ہیں. ابھی ہم نے سارا سسٹم بنایا ہے پانی کے لیے بھی, یہاں کولر رکھے ہیں پانی کے, اور تھوڑا سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ جوان جو ہے اچھی طریقے سے ڈیوٹی انجام کر لیں. شہر کا موسم پچھلے کچھ دنوں سے کافی گرم ہے, جس میں ٹریفک کے جوان بغیر پانی اور چھتری کے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ایسے جوانوں کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ جنید فیروز, سٹی 21. کراچی میں شدید گرمی ہے. پارہ 34 ڈگری تک جا پہنچا ہے. شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جانے لگی ہے. کل سے 2 دن تک گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے. سمندری ہوائیں رک جائیں گی. پارہ 40 ڈگری تک جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری خود کو ہیٹ ویو سے بچائیں, ساتھ ہی پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور دن کے اوقات میں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. گرمیوں میں سندھ کا مشہور مشروب تھادل کراچی والوں کے لیے بھی بھاگیا. سپر ہائی وے پر لگے تھادل سٹال پر خشک میوہ جات سے تیار کردہ تھادل کی مانگ بڑھ گئی ہے. تھادل کو کیسے تیار کیا جاتا ہے, جاننے کے لیے رپورٹ دیکھیے. شہر میں گرمی کا راج ایسے میں مل جائے اگر ٹھنڈا ٹھار تھادل کا گلاس تو کیا ہی بات ہے. گرمی کا دشمن تھادل اب کراچی والوں کی بھی پسند بن گیا. سندھ کا مشہور مشروب تھادل چکی نما مشین میں پستے, بادام, خشخش, الائچی, کالی مرچ, چار مغز اور دیگر اشیاء سے تیار کیا جاتا ہے. خشک میوہ جات سے تیار کردہ اس پاؤڈر کو ٹھنڈے پانی میں ملایا جاتا ہے, جو کہ نہ صرف ذائقے میں خوشنما ہوتا ہے بلکہ گرمی سے بھی نجات دلاتا ہے. اس میں ایک گانی میں ڈالتا ہوں 2 کلو خشخاش ہوتی ہے, آدھا کلو بادام ہوتا ہے اور 1 شٹانگ الائچی ہوتی ہے,
और आधी चटांग काली मिर्च होती है, आधी चटांग ज़ीरा होता है, मड़का निसरी भी होता है, खोपरा भी होता है, यही मसाले होते हैं इसमें। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए देसी मशरूबात का इस्तेमाल राहत बख्शता है। गर्मी वगैरह के लिए भी जो है बहुत अच्छी चीज़ है, ठंडा कर देता है अंदर से, तो मैं भी अपने घरों पे लेके जाता हूँ। खुश्क मेवजात से तैयार करदा थादल 40 से 60 रुपए फी गिलास में दस्तयाब है, जिसके जायके को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए इसमें लाल शरबत भी मिलाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी ने कहा है कि हीट स्ट्रोक की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया गरबी की तमाम अहम सड़कों, शाहराहों और पब्लिक मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स का क़याम हंगामी बुनियादों पर अमल में लाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हीट स्ट्रोक कैंप का मुआयना और आवाम में ठंडा पानी मशरूबात तकसीम की हैं और कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि आवाम को साफ सुथरे माहौल की फ्राहमी को यकीनी बनाने के साथ हीट स्ट्रोक का तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाया जाए। बल्दिया गरबी की तमाम डिस्पेंसरियों में हीट स्ट्रोक के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए जाएं। तमाम हीट स्ट्रोक कैंप्स पर ज़रूरी अद्वियात, ठंडा पानी, लीमू पानी के साशे और मशरूबात की वाफर मिकदार में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शेड्यूल लोड शेडिंग के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूबे रहे। शदीद गर्मी में शहरी रात घरों से बाहर गुजारने पर मजबूर हो गए। मुसस्ना इलाकों में भी रात गए गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। नॉर्थ कराची, सिटी रेलवे कॉलोनी, सुल्तानाबाद, गुलस्तान जौहर, मलीर कैंट में रात गए बिजली गायब रही। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, साइट, गुलशन इकबाल, गुलशन ममार और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी लोड शेडिंग जारी है। औरंगी टाउन, तीसर टाउन, सरजानी, केमारी, भैंस कॉलोनी, गार्डन, रजाकाबाद और सोल्जर बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया है। शहरी गर्मी से बेहाल हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में हालिया दिनों में जो है वो शदीद इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी शेड्यूल लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो सार्फिन को बदरिया मैसेज जो है वो भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद शहर में गैर आलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं कराची के इलाके एबीसीनिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो लोड शेडिंग का सामना है। कब में इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जनरेटर्स की जो आवाज़ है वो आ रही है। शहरी हो या कोई इस वक्त कोई भी इलाका हो या कोई भी दफ्तर हो, वहाँ पर इस वक्त किसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। यहाँ पर इस वक्त नादरा का एग्जीक्यूटिव सेंटर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लाइट है वो बंद कर दी गई है और जनरेटर के ऊपर जो है वो तमाम तर इलाके को इस वक्त बिजली की फराहमी जो है वो अपने तय की जा रही है। कुछ लोगों ने अपने घरों में जनरेटर लगा रखे हैं, जबकि कुछ की जानिब से दफातर में जो है वो जनरेटर के जरिए बिजली दी जा रही है। लेकिन इस वक्त शहर की जो अब तक सूरत हाल है, शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। रात गए भी बिजली बंद की जा रही है। 10 से 12 घंटे का दौरानिया है। शहरी इस वक्त जो है वो शदीद परेशानी में और उनका यही मुतालबा है कि इस शदीद गर्मी के मौसम में जब महकमा मौसमियात ने यह आगाह कर रखा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराची में पहुंचने का इम्कान है, तो ऐसे मौके पर कम से कम बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को। शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। के इलेक्ट्रिक और विफाक में सुई गैस फ्राहमी का तनाज़े में सिंध हाई कोर्ट ने ओगरा और विफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी और लोड शेडिंग की वजह भी बता दी। के इलेक्ट्रिक वकील बैरिस्टर अयान मेमन ने मौक़िफ़ अपनाया कि कुदरती गैस की बजाय RNGL फ्राहम की जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद मतलूबा गैस फ्राहम नहीं की जा रही। मज़ीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के इदारों के दरमियान सुई गैस की फराहमी का ये तनाज़ा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत सरकारी और के इलेक्ट्रिक के वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक के वकील बैरिस्टर अयान मेमन ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्हें मतलूबा मिकदार में गैस की फराहमी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो के इलेक्ट्रिक ने जो बिजली की कीमत बढ़ाई है
وہ بھی बढ़ाना पड़ी है। इसके साथ ही जो कराची शहर के अंदर लोड शेडिंग का मामला है वो भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि सुई गैस की फराहमी ना होने के बाद जो दीगर वसाइल हैं और दीगर सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बिजली महंगी और कराची शहर में लोड शेडिंग का मामला है, जिस पर अदालत ने जो ओगरा के वकील यानी कि जो सरकारी वकील थे उनसे ये पूछा कि बताएं कि आपका जवाब कहाँ पर है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि उनकी जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है। ताहम अदालत ने फाइल का जायजा लेने के बाद कहा कि आपकी जानिब से कोई भी जवाब इस वक्त जो अदालत की फाइल है उसमें मौजूद नहीं है। अदालत में ओगरा के वकील की नुमाइंदगी करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट का दफ्तर है वहाँ पर ये जवाब जमा कराया था, जिस पर अदालत ने भरहमी का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर भी यही सूरत हाल थी। अब अदालत ने ओगरा और वफाकी हुकूमत के इदारों को 2 हफ्तों की मोहलत दी है और उनसे जवाब तलब किया है और साथ ही ये कहा है कि आइंदा समाअत पर अदालत को बताया जाए कि जो सुई गैस की फराहमी का मामला है कि इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के दरमियान उस तनाज़े को कैसे हल किया जा रहा है। दौरान समाअत ही अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी करार दिया कि खबरें और इत्तलात आ रही हैं कि सुई गैस की किल्लत का जैसा मामला सिंध के अंदर है दीगर सूबों में नहीं है, लिहाजा ओगरा और जो दीगर इदारे हैं वो वाज़ेह करें और 2 हफ्तों में। बहुत शुक्रिया बिलाल। कराची में पानी के बहरान से पौष इलाके भी ना बच सके। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच के मकीनों ने पानी बहरान के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरे में शरीक खातून ने पानी के टैंकर को रोक कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये किसी मज़ाफ़ाती इलाके या कच्ची आबादी का मंजर नहीं। नारे लगाते और एहतजाज रिकॉर्ड कराते ये बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन पढ़े लिखे ख़ानदानों और नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। और 3 साल से तो हमें एक कतरा पानी नहीं है। अब हमारे घर में 6 बच्चे हैं और इतने परेशान हैं कि क्या करें, कहाँ से पानी लाएं। अब 2,500 हज़ार के तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। टास्क फोर्स बना दें, कोई भी फोर्स बना दें, किसी भी किस्म की फोर्स बना दें। बात यह है कि वो फोर्सें हमने बहुत देखी कमेटियाँ 1947 से पाकिस्तान बना है, कमेटियाँ बनती है, नहीं है फोर्स ही फोर्स बनती हुई आ रही है, लेकिन उसका आज तक कोई इम्प्लीमेंट निकला, आज तक कोई ऑन ग्राउंड पे आके उन्होंने आवाम से पूछा। हमने तमाम तर हमारी कमेटी जो महल्ली की है उसने तमाम तर अप्रोचेस की वाटर बोर्ड को, और वाटर बोर्ड को अपनी तरफ से तमाम तर मतलब जो हमसे महल्ले वालों से हो सकता था उन्होंने वाटर बोर्ड के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन वाटर बोर्ड वालों ने हमेशा हमें जो है ना मनफी वो दिया, कोई मुस्बत जवाब हमें नहीं दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि रमज़ान उल मुबारक और ईद उल फितर जैसे त्यौहार भी पानी के बगैर गुजारे। पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद में टैंकर माफिया का राज है, जो मनमाने निर्खों पर पानी बेच रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। ये रहा पानी का टैंकर, इसके पास पानी है 4-4 हज़ार का, ये पानी बेच रहा है। 1300 वाला टैंकर नहीं है। अगर आर कैटेगरी ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद को पानी नहीं मिला तो फिर हम सब सड़कों पे आएंगे और फिर दमादम मसकलंदर होगा, पत्थर भी होगा और लाठी भी होगी। 2-3 साल हो गए पानी बिल्कुल इन्होंने बंद किया हुआ है। पहले हम गुजारा कर रहे थे उसका ज़मीनी पानी, वो भी खुशक हो गया। अब ये टैंकर माफिया कहाँ तक हम मतलब इतनी महंगाई के दौर में कहाँ तक हम भरे। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच के मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि वो तमाम टैक्सेस तो देते हैं मगर उन्हें सहूलतें नहीं मिलती। इलाके में पानी की फराहमी फौरी बहाल करके उनकी मुश्किलात दूर की जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से बढ़ती हुई लोड शेडिंग के खिलाफ अदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करते थे 14 MNA PTI के आए, ये विफाक का सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिक। पीपल्स पार्टी भी विफाक में मौजूद रही। पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, MQM, इन चारों जमातों ने इस माफिया को सपोर्ट किया है। जब बहरान पैदा होता है बगैर किसी मुआहदे के गैस की इनकी इजाफा कर दिया जाता है फराहमी में। जब बहरान पैदा होता है इनकी सब्सिडी बढ़ जाती है। ये सब्सिडी 95 अरब रुपए तक चली गई, जो 1.5 अरब रुपए इनको 2005 में मिलती थी। आप बताइए कि हमने क्या कसूर किया है कि सारी चीजें जो है वो इनको फराहम कर दी जाती हैं, और हमारा हाल ये है कि इस वक्त हम बदतरीन सूरत हाल से जो है शहर के लोग दो चार हैं। इसलिए हम ये बात समझते हैं कि इस माफिया को मजीद अब आज़ादी नहीं दी जा सकती कराची के अवाम को बर्बाद करने की। खुर्रम दस्तगीर साहब ने ऐलान किया कि 1 मई से हमने पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर कर दी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, कराची भी मुल्क का हिस्सा है। यही आप लोगों का माइंड सेट है, विफाकी हुकूमतों का माइंड सेट है कि कराची को मुल्क का हिस्सा नहीं समझते।
نہ یہاں پانی کے لیے آپ 1% پانی دے سکتے ہیں، نہ یہاں پر جو ہے وہ بجلی کو اس طرح سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ خاص طور پر یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پورے میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے کہ جب 2009 سے 11 کے دوران یہ کے الیکٹرک کی کمپنیاں اس کے شیئرز جو ہے ٹرانسفر ہو رہے تھے اور تازہ دم شکاری جو ہے وہ اس مافیا کو خرید رہے تھے، تو اس وقت ابراج کیپٹل جب یہاں پر آیا میدان میں تو زرداری صاحب نے تقریباً 50 ارب روپے کی لائبلٹیز کو گورنمنٹ کے اوپر لے لیا اور اس پرائیویٹ مافیا کو سپورٹ فراہم کی. اس لیے یہ کہ الیکٹرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں پیپلز پارٹی والے، حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت اٹھ کر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ ہم جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کے خلاف ہے اور ان کا لائسنس کینسل کرو. لیکن یہ تو خود شامل ہیں اس پوری ڈیل کے اندر، شامل ہیں، یعنی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے انہوں نے ان کی لائبلٹیز ادا کی جو پرائیویٹ کمپنی تھی. پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی، نون لیگ نے اپنے عرصے میں اس کی سبسڈی بڑھائی، انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس کاٹ دی، نون لیگ والوں نے وہاں پر لوگوں کو بے روزگار کر دیا، پاکستان کا اسٹریٹجک ادارہ بند کر دیا. لیکن ان ظالموں نے کہ الیکٹرک کو بغیر معاہدے کے گیس فراہم کرتے رہے اور یہ ہمارے کلیجے پہ منہ ڈلتے رہے کہ الیکٹرک والے. اور اس وقت بھی میڈیا میں باتیں آئیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان لوگوں کے جو ہے وہ مالیاتی مفادات ہیں، نون لیگ کی حکومت کے اور کے الیکٹرک کے اور ابراج کیپٹل کے. اس کے بعد لوگوں نے بھر کے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو کراچی سے. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، 14 قومی اسمبلی کے لوگ ہمارے نمائندے تھے، وفاقی حکومت میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. وفاق کا یہ سبجیکٹ تھا، گورنر ہاؤس یہاں موجود تھے، لیکن کے الیکٹرک کی مافیا کو پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کی اور آج تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی تردید نہیں آئی ہے کہ جس میں پتہ چلے کہ ابراج کیپٹل اور عارف نقوی نے جو ان کو فنڈ فراہم کیے تھے تو آج تک انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے. یہ تو جسٹس وجی صاحب کی سب سے بڑی گواہی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کے خلاف، کراچی کے عوام کے خلاف ان سب لوگوں کا اتحاد ہوتا ہے اور یہ مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہم کراچی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ کراچی میں سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے. ہم 100 سے زائد مقامات پر کر احتجاج ہوگا کراچی میں کہ الیکٹرک کی مافیا کے خلاف اور اس پانی کے شدید بحران کی وجہ سے. پہلے ہی پانی کا مسئلہ ہے اور اس بجلی کی عدم فراہمی کے نتیجے میں پمپنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں تو کہیں پر اگر ایک ہفتے بعد پانی آنے کا امکان ہوتا ہے تو وہ پانی بھی اب کراچی کے لوگوں کو نہیں ملتا. آبادیوں کی آبادیاں جو ہیں وہ اس وقت پانی اور بجلی کے بحران کا شکار ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لندن میں جا کر اپنی پارٹی کا اجلاس کر کے ملک کی قسمت کے فیصلے نون لیگ والے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں موجود جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ بیان دیتے ہیں کہ جیسے کراچی جو ہے وہ ملک کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم اس پوری ان کے طرز عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آگے بڑھے آپ کو بتائیں سی این جی سیکٹر کو ایک مرتبہ پھر 3 روز کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی نے بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سوئی گیس اعلامیہ کے مطابق گیس اسٹیشنز کو جمعہ صبح 8 بجے سپلائی معطل کی جائے گی اور سی این جی اسٹیشنز پھر صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. گیس شارٹیج کے باعث لوڈ مینجمنٹ پلان ترتیب دیا گیا ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیادوں پر گیس کی فراہمی یقینی بنانا ہے. غریب عوام کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گیا. شہر میں گندم مہنگی ہونے کے سبب آٹا بھی مہنگا ہو گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب میں آٹے اور گندم کی قیمتوں کے اثرات اب سندھ پر بھی پڑنے لگے ہیں اور اس وقت سندھ میں جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں فی کلو پہ جو ہے وہ 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت اوپن مارکیٹ میں فی کلو گندم جو ہے وہ 63 روپے سے بڑھ کے 66 روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 نمبر آٹا جو کہ پہلے 75 روپے فی کلو تھا اب وہ 5 روپے مزید مہنگا ہو کے 80 روپے فی کلو پر آ گیا ہے اور چکی کا آٹا 2 روپے مہنگا ہو کے 86 روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے، کیا قیمتیں ہیں اوپن مارکیٹ میں، گندم کی کیا صورتحال ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا اور وجوہات کیا بنی ہیں؟ اس وقت اوپن مارکیٹ میں جو گندم کی پوزیشن ہے وہ
جو 63 روپے تھی وہ 66 روپے پہ پہنچ گئی ہے. تقریباً 2 سے 3 روپے 1 کلو پہ اضافہ ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ ہم نے معلوم کرنے کی جب کوشش کی ہے تو ہمیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ جی ضلع بندی لگ گئی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں جی گندم باہر جا رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے, یہ اس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. تو ہمیں تو نہیں سمجھ آتی ہے کیوں, ظاہری بات ہے ہماری تو پہنچ اتنی نہیں ہے. ہمیں تو جو مارکیٹ سے ریٹ ملے گا اسی حساب سے ہم بیچتے ہیں. تو ابھی ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. عوام کو مشکلات سے مشکلات میں دھکیل دیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ کی کیا دیکھ رہے ہیں, گورنمنٹ کو اقدامات دیکھ رہی ہے ریلیف دینے کے لیے؟ نہیں, ابھی بیچ میں آپ نے سنا ہوگا جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ جی عوام کو 40 روپے کلو کے حساب سے آٹا دیا جائے گا, 10 کلو آٹے کا بیگ 400 روپے میں دیا جائے گا. لیکن ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ کب ملے گا, کیسے ملے گا. کسی بھی اسٹور پہ جائیں, کسی بھی پوائنٹ پہ جائیں, عوام کو وہ چیز آسانی سے ملنی چاہیے. جی بالکل, دکاندار جن کا کہنا ہے کہ گندم جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 روپے فی کلو مہنگی ہوئی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دیگر جنرل اسٹورز ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ. بہت شکریہ وسیم افتخار. شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے. چین سے بسوں کی پہلی فلائٹ کراچی پہنچ گئی ہے. وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو, آصف زرداری, مراد علی شاہ اور سابق وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس شاہ کی خصوصی دلچسپی کے باعث ممکن ہوا. صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں اورنج لائن منصوبے کی تمام 20 بسیں اور سندھ پیپلز انٹرا بس پروجیکٹ کے 49 بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ گئی ہیں. تمام بسیں آج جہاز سے بندرگاہ پر منتقل ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ باقی بسیں 1 ماہ کے دوران مرحلہ وار کراچی پہنچ جائیں گی. بس ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبہ کراچی کے ٹرانسپورٹ میں بہتری کی جانب ایک اور قدم. ریڈ لائن منصوبہ سندھ حکومت کے تعاون سے تعمیر کیا جائے گا. منصوبہ 2 سال میں 78 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا. منصوبہ 26.6 کلومیٹر طویل ہوگا جس سے 15 لاکھ مسافر مستفید ہوں گے. مزید اس پر بات کریں گے, ہماری نمائندہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عادیہ, آگاہ کیجیے گا, یہ منصوبے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا اور کام کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی بتائیے گا. جی بالکل, میگا سٹی کا میگا ٹرانسپورٹ پروجیکٹ دوسرا ٹرانسپورٹ پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. مارچ میں جو ہے وہ اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور سندھ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ 2 سال میں مکمل ہونا ہے. اور کافی عرصہ پہلے سے یہ زیر غور تھا منصوبہ, جس کو اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آن کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ٹینک چوک سے اس کا آغاز ہوگا. مریض ٹینک چوک سے شروع ہو کر اس وقت جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں یہ صفورہ چورنگی کا پوائنٹ ہے, اور اس پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. رائٹ سائڈ پر جو روڈ جا رہا ہے وہ ملید ٹینک چورنگی کا روڈ ہے, اور ٹینک چورنگی سے ہوتا ہوا یہ صفورہ چورنگی پر آ کر پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کا اختتام ہوگا. گرین بیلٹ پر یہ تعمیر کیا جائے گا. اس حوالے سے لائنز جو ہیں وہ ڈرا کر لی گئی ہیں, اور دوسرے مرحلے میں یہاں سے صفورہ چورنگی سے یہ جو روڈ جا رہا ہے اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ تعمیرات کا آغاز ہوگا. یہاں سے صفورہ چورنگی سے موسمیات چورنگی, موسمیات سے یہ کراچی یونیورسٹی, پھر نیپا اور یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا جیل چورنگی, اور پھر داؤد یونیورسٹی سے رائٹ سائڈ پر ٹرن لے کر یہ نمائش چورنگی پر جا کے اختتام پذیر ہوگا. اوور آل اس منصوبے کے جو ہیں وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے 24 اسٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے. 26.6 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ہوگا جس کے اوپر تقریباً 213 بسیں جو ہیں وہ رواں دواں ہوں گی. اور یہ بسیں جو ہیں یہاں پر فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک کوالٹی متعارف کروائی جا رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہائیبریڈ بسیں ہوں گی, اور یہ ایندھن جو ہے اسپیشل ایندھن ہوگا جس کو تیار کیا جائے گا بایو گیس جس کو کہتے ہیں. بایو گیس کا ایک پلانٹ جو ہے وہ لگایا جائے گا بھینس کالونی میں. اس پلانٹ سے جو ہے وہ گائے کے گوبر سے جو ہے وہ ایندھن تیار کیا جائے گا, اور وہ ایندھن جو ہے وہ ان بسز کے اندر استعمال ہوگا. تو یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف ہونے جا رہی ہے. یہ جس ٹریک پر جس جگہ پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں سے جب ریڈ لائن کا ٹریک تعمیر ہوگا تو ساتھ میں سائیکلنگ ٹریک جو ہے وہ بھی تعمیر کیا جائے گا. 25,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ درخت اور پودے جو ہیں وہ اس ٹریک کے اوپر طویل جو 26 کلومیٹر ٹریک ہے اس کے اوپر لگائے جائیں گے.
तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, 2 साल का इसके लिए टाइम दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। कहा जा रहा है तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 3,50,000 मुसाफिर जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। एक अहम बात जो है वो ये है कि ये बहुत मसरूफ शारा है। मसरूफ शारा इस लिहाज से कह लीजिए कि यहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस रोड के ऊपर। तो यूँ कह लीजिए कि स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कुछ देर कबल हमारी शहरियों से बात भी हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से कराची में तेज़ी के साथ बसेस के मंसूबे आना शुरू हुए, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे आना शुरू हुए, तो लगता है कि ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कराची में हल होने जा रहा है। मेरे बैक पर अभी जो बस आप मुलाहिजा कर रहे हैं, कराची वालों के नसीब में ये वाली बस है। ये खासी कंजस्टेड बस होती है, लेकिन जब इस वक्त तो रश का वक्त नहीं है, लेकिन शाम में जब दफातर से घर जाने का वक्त होता है तो इन बसेस के अंदर ओवरलोड सी सिचुएशन होती है, छतों के ऊपर भी मुसाफिर होते हैं। तो कराची को इस तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और रेड लाइन आने से डेफिनेटली एक मसला जो है वो हल हो जाएगा। येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ये तमाम मंसूबे जो हैं वो कहा जा रहा है कि बनाए जाएंगे और इनका जो मेन हेड ऑफिस जो है, या यूँ कह लीजिए कि मेन पॉइंट जो है वो नुमाइश चौरंगी होगा। तमाम ही मंसूबे शुरू होकर नुमाइश पर ख़त्म होंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया है कि नुमाइश चौरंगी पर एक इमारत बनाई जाएगी। जैसे पहले ही कराची में एक पार्किंग प्लाजा के नाम से एक इमारत है, तो उस इमारत के अंदर इन बसेस को जो है वो पार्क किया जाएगा। जब येलो लाइन की बसेस आ जाएंगी, रेड लाइन की बसेस आ जाएंगी, ग्रीन लाइन तो ऑलरेडी चल रही है। ग्रीन लाइन से पहले ही शहरी बहुत खुश है और जब रेड लाइन आ जाएगी तो और ज्यादा खुश होंगे। एक जो अहम बात है वो ये कि ये सिंध हुकूमत का मंसूबा है, इसमें विफाक का कोई अमल दखल नहीं है। सिंध हुकूमत चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर इसको जो है वो बना रही है। 78 अरब रुपए का इसका इब्तदाई तौर पर तखमीना लगाया गया है कि 78 अरब रुपए की लागत के साथ इस मंसूबे को जो है वो तामीर किया जाएगा। और इस सिलसिले में एशियाई तरक्याती बैंक जो है वो सिंध हुकूमत के साथ ताउन कर रहा है और वो कर्ज जो है वो फराहम करेगा सिंध हुकूमत को। यहाँ पर जो 2 कंपनीज है जिनको यानी कि पहले मरहले में जो कंपनी है उसको ठेका दिया गया है टैंक चौरंगी, मलिर टैंक चौरंगी मॉडल कॉलोनी से जहाँ सफूरा चौरंगी तक का, फिर सफूरा चौरंगी से जो है वो नुमाइश चौरंगी तक का दूसरी कंपनी के पास ठेका है। तो ये दोनों कंपनीज जो है वो मिलकर इसको बनाएंगी। ट्रांस कराची जो है, कराची ट्रांस कंपनी जो है वो इस मंसूबे को लेकर चल रही है और उनकी इंतजामिया का भी इस हवाले से ये कहना है कि कोशिश है कि अगर 2 साल का टाइम दिया गया है तो इसे 2 साल में मुकम्मल करके दिखाएं, क्योंकि तेजी के साथ कराची को इन मंसूबों की जरूरत है और कराची के अवाम जो है वो डिजर्व भी करते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर कम होती चली जा रही थी। तो इस तरह के मंसूबे आने से इन तमाम आबादी के लोगों को जो है वो फायदा होगा। स्टूडेंट्स के साथ साथ आम लोग जो कि दफातर को जाते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मजदूर तबका है और वो ज़्यादा किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद होगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कराची में जैसे जैसे बसेस कम होती चली जा रही हैं वैसे वैसे चिंची रिक्शा की तादाद बढ़ती चली जा रही है और चिंची रिक्शा मालिकान तो वैसे ही एक माफिया है जो कि किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। मनमाना किराया होता है उनका और 100 तक भी तजावुज़ कर जाता है, 80 रुपये भी तजावुज़ कर जाता है। वरना कराची में अमूमन जो कम से कम किराया वो 20-25 रुपये होता था, कम से कम किराया 20-25 होता है। बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत के रेड लाइन बस मंसूबे को सराहा है और खुशी का इजहार किया है। शहरी कहते हैं मंसूबे से ट्रैफिक जाम और सफ़र में आसानी होगी। शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन है। तो अच्छा है, हमारे लिए आवाम के लिए बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आवाम तो दुआएं देगी सिंध हुकूमत को। असर है, मैं तो दुआ करूँगा इंशाल्लाह पर आवाम की दुआएं हो जाए, 1 साल के अंदर हो जाए। अगर कोशिश करें तो 15 माह में हो जाएगा। इस तरह के मंसूबे मैं कराची के लिए बहुत बेहतर देखता हूँ। पाकिस्तान और कराची के लिए बेहतर है क्योंकि ये मंसूबा जब बनेगा, देखें ये नीपा से लेके पीछे ये कहाँ तक पीछे बना, टैंक चौ तक कोई भी ऐसी यानी कि ना कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ दें, क्योंकि ये जो मंसूबा बन रहा है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतर मंसूबा। सहूलत है, फ़ायदा है, आवाम के लिए बहुत अच्छी फ़ायदा है और होना चाहिए। हम खुश हैं इस बात के कि ये चीज़ होना चाहिए, हमारा हक है। सैयन कराची वालों का हक भी बनता है और ट्रांसपोर्ट पब्लिक भी ज़्यादा है, आवाम भी ज़्यादा है, ये होना चाहिए। हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की।
फ़ायदा हो गया, उसमें किराया भी कम हो गया, वो सुकून से बैठे हुए, इसमें रश भी नहीं होगे, जेब कटू भी नहीं होगे, जो सुकून से बैठ रहे हैं। पैगाम में सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की शानदार रिवायत बरकरार है। रवां बरस भी 130 रुकनी वफ्द उम्रा की अदायगी के लिए मदीना रवाना हो गया। वफ्द PIA की परवाज़ PK 747 के जरिए रवाना हुआ। उम्रा के लिए जाने वालों में डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 21 सैयद सदाकत शाह, असाइनमेंट हेड ज़िशान नज़ीर, सीनियर रिपोर्टर आज़ाद नोहड़ियो, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोडक्शन खुरम कलीम, कंट्रोलर न्यूज़ हमीद नकीबी और सैयद ज़ैनुल आबदीन समेत दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। सानहा 12 मई को 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल सका। कराची बार की जानिब से आज हड़ताल की जा रही है। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सानहा 12 मई को आज 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद ना ही मुकदमात का फैसला हो सका है और ना ही मुतासरीन को इंसाफ मिल सका है। आज कराची बार की जानिब से जो है सानहा 12 मई के खिलाफ करारदाद पास की गई और इस वक्त हंगामी बुनियादों पर जनरल बॉडी का इजलास भी तलब किया गया और आज अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया जा रहा है। कराची बार समेत जो ज़ैली अदालतें हैं वहाँ पर भी इस वक्त आज हड़ताल किया गया है। इस वाक़े को जो सानहा 12 में 2007 को ही हुआ था, जहाँ पर 50 से ज़ायद जो है अफराद जहाँ बहक हो गए थे। 7 मुकदमात जो हैं वो बनाए गए थे जो कि इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ज़ेर समात हैं, लेकिन ताहाल इन मुकदमात को जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। प्रोसिक्यूशन की जानब से जो गवाहान बनाए गए थे वो तमाम गवाहान के बयानात भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कलमबंद ना हो सके हैं। लिहाजा आज भी कराची बार इस दिन को स्याह तरीन दिन के तौर पर मना रही है और आज भी उन्होंने अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया है। साथ ही साथ हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है और उन तमाम इदारों से मुतालबा किया है कि वो सानहा 12 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और जो मुतासरीन है। बहुत शुक्रिया मुमताज़। खेलों की खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, PCB अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में शहर कायद में मुकाबले शुरू हो गए हैं। मजीद तफला जानेंगे जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त KCC स्टेडियम नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटर जोनल अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जो है KCC जोन 6 ब्लूज़ की टीम ने आज पहले बैटिंग करते हुए जो है मुकर्रर 45 ओवर्स में 246 रन स्कोर किए हैं। फैसल खान ने जो ज़बरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने 4 छक्कों और 6 चौकों की मैच से जो 82 रन बनाए। उसके अलावा जो है शब्बीर हुसैन ने जो है शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की हैं। तो एक अच्छा टोटल दिया है जोन 6 ब्लूज़ ने जोन 6 वाइट को। अब इसके बाद जो है जोन 6 वाइट की बैटिंग शुरू होगी। आज आपको बताऊं कि ये पूरे पाकिस्तान में क्योंकि मुकाबले अंडर 19 शुरू हो चुके हैं, तो इस हवाले से मैचेस शुरू हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है मुंतज़मीन की जानिब से कि बेहतर टैलेंट है उसको सामने लाया है, क्योंकि अंडर 19 में जो लड़के परफॉर्म करते हैं वही फिर सेलेक्टर्स की नज़र में आते हैं। उनकी टूर्नामेंट की जो मॉनिटरिंग होती है, इस वजह से उन्हें मौका मिलता है आगे अपनी परफॉर्मेंस शो करने का। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान वुमेन्स टीम के कैंप में आज दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिस्म मारूफ को कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है और उन्हीं की कैप्टनशिप के अंदर जो श्रीलंका जो 19 तारीख को कराची पहुंचेगी, 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे और इसी वुमेन्स कैंप जो कि कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लगाया गया, उसमें आज भी जो है वो प्रैक्टिस मैच जो है वो खेला जा रहा है। कल भी प्रैक्टिस मैच हुआ था, तो इस कैंप के दौरान जो है प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे, जबकि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की जाएगी। जबकि जो बॉलिंग कोच सलीम जाफर जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उनका कहना था, उन्होंने यही कहा है कि हम पावर हिटिंग की और जो बॉलर्स को है उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं ताकि फास्ट बॉलिंग के मैदान में पाकिस्तान टीम जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। जबकि कोच डेविड हैम पे उनको ये कहना है कि T20 फॉर्मेट तक तो एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा होता है पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेटर्स का, लेकिन जब ये 50 ओवर्स का मैच खेलती हैं तो वहाँ पर इनमें थोड़ा सा इनकी तवानाई में कमी आती है, जिसके लिए इनकी फिटनेस और प्रैक्टिस पर ज़्यादा काम किया जा रहा है और इनकी पावर हिटिंग को उसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कराची में गो के मौसम है थोड़ा सा गर्म है, सख्त है, लेकिन इसके बावजूद वुमेन्स टीम का कैंप जो है वो 2-3 सेक्शन में जारी रहता है, जिसमें इनको मुख्तलिफ ड्रिल्स भी कराई जाती हैं और उसके अंदर इनके फील्डिंग प्रैक्टिस, बैटिंग प्रैक्टिस होती है ताकि श्रीलंका बहुत शुक्रिया महमूद रियाज।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।